हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूँ आपके साथ सोनू राय। उत्तर प्रदेश की राजनीति, विकास, प्रशासन, कानून व्यवस्था, मौसम और जनता से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हम आए हैं एक बार फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के जन्मदिन पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। अपर्णा यादव ने अपनी छोटी बेटी और प्रतीक यादव के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जैसा आप कहते थे आप हमेशा जवान रहेंगे, ये ठीक वैसा ही कहा करती है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। दरअसल प्रतीक यादव का 13 मई को लखनऊ में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। उनके निधन से परिवार और शुभचिंतकों को गहरा सदमा लगा था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर परिवार ने उन्हें याद किया। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्र फीस बढ़ोतरी, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और छात्रों के निष्कासन के विरोध में धरना दिया जा रहा है। आंदोलन को उस समय और बल मिला जब अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद पीएल पूनिया भी छात्रों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। नेताओं ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उससे 1 करोड़ रुपए नकद और ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लैट की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उसे लगातार परेशान किया गया। आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया में उसके पति ने कई बार मारपीट की और एक बार ऑडियो कॉल पर उसके माता पिता के सामने उसे पीटा भी। महिला ने ऑस्ट्रेलिया पुलिस में मामला दर्ज कराया। वहीं भारत लौटने के बाद भी उसे जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने पति आशीष और सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। आगरा से सड़क धंसने से ट्रैक्टर ट्रॉली के गड्ढे में गिरने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला है कि करीब 6 महीने पहले सीवर लीकेज की वजह से बने गड्ढे की ठीक तरह से मरम्मत नहीं कराई गई थी। उसे सिर्फ मिट्टी डालकर भर दिया गया था। हाल ही की बारिश के बाद सड़क फिर धंस गई और हादसा हो गया। जल निगम की जांच रिपोर्ट में निर्माण कंपनी टेक बगाव प्राइवेट लिमिटेड की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आगरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीच सड़क पर एक महिला और कार सवार व्यक्ति के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति महिला को कार के अंदर खींचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक महिला लगातार राहगीरों से मदद की गुहार लगा रही थी। वहीं कार सवार व्यक्ति खुद को दरोगा बता रहा था। बताया जा रहा है कि कार मथुरा नंबर की थी और दोनों लोगों ने शराब पी रखी थी। कार सवार का कहना था कि महिला ने ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए वो हंगामा कर रही है। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाद में महिला और उस व्यक्ति के बीच हाथापाई भी हुई। आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र की प्राण वायु बताते हुए पत्रकारों की भूमिका की जमकर सराहना की। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने का इंडिया के सभी और इसके लिए समय समय
से चर्चा करना ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं मानता हूँ कि मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु है, और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी। दिल्ली में कल प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग पे लगातार। और कोई सवाल है? हाँ, एक और है। शंकराचार्य जी यूपी के दौरे पर हैं। डिम्पल यादव ने कल माफी भी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। आपका रिएक्शन? जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, न वो संतों का सम्मान करती है, न भक्तों का सम्मान करती है। उनका अपमान करने का उसका इतिहास रहा है। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। तो पहले विश्व आंदोलन का हिस्सा था। अब समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं, देश जानते हैं। जो प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अब तक के प्रधानमंत्री निश्चित तौर से 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे। गांव के शुक्लागंज से आस्था और सेवा से जुड़ी एक खास तस्वीर सामने आई है। मोहल्ला मिश्रा कॉलोनी से करीब 300 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा को सदर विधायक पंकज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा विधायक पंकज गुप्ता द्वारा संचालित श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा सेवा के तहत आयोजित की गई। रवाना होने से पहले उन्होंने बुजुर्गों और माता शक्ति का सम्मान किया तथा सभी श्रद्धालुओं के सुखद और सुरक्षित सफर की कामना भी की। यात्रा के दौरान भोजन, पेयजल, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं की किसी भी तरह की परेशानी न हो और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक का कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया और नरबली जैसे प्रयास के बीच बेहोशी की हालत में मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार नाम का एक युवक कल शाम से लापता था। बाद में वह एक सुनसान जगह पर बेहोश मिला। उसके हाथ पैर बंधे होने के बाद कही जा रही है और आसपास का दृश्य भी लोगों को हैरान कर देने वाला था। मौके पर जमीन में धंसा चाकू, कलावा, लिपटा नारियल, सिंदूर से सने नींबू और कई तांत्रिक निशान मिले हैं। युवक भी सिंदूर से लिपटा हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने तंत्र मंत्र और नरबली की आशंका जताई है। क्या मामला हुआ है? ये सब मेरा लड़का बंदा पड़ा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या मामला हुआ है। अभी इसके हाथ पैर बंद रहे और मुंह भी बंद रहा। अच्छा, ये बेटा आया, कौन है आपका? क्या नाम है उसका? शिव कुमार। शिव कुमार जी कब साहब मैं शादी में चला गया था। मेरी शादी में कब? मैं 2:30 बजे करीब आया। शादी में कब गए थे? कल गया। तो कल गए थे? कल दिन भर घर में नहीं था? हाँ, घर में था, काम पे भी जाता। कितने टाइम लापता हुआ ये घर से? ये 3 बजे करीब आया। मिला है आपको? ये इस कमरे में मिला। खंडर में? जी, मकान खंडर में। कितनी दूरी पे आपकी मकान? मेरे मकान पे होगा 100 मीटर करीब। क्या लग रहा है आपको? अब साहब क्या बताऊं, मैं किसका नाम ले दूं? लक्ष्य आप किस तरीके की घटना थी, क्या लग रहा है? अब घटना तो ये, इसके हाथ पैर सब बंद रहे, मारने की इच्छा है इसकी। मारने की हत्या की तरह वो ये सिंदूर वगैरह जो है इसको लेकर क्या करेगा? अब क्या बताऊं साहब, अब कौन कर रहा है, अब ये किसने किया है, अब मारने की इच्छा है किसी की। मुझे तो मेरी किसी से रंजिश नहीं, मेरी किसी से रंजिश नहीं। कानपुर से जुड़ी एक अहम राजनीतिक खबर। आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन
के मामले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। विधानसभा सचिवालय ने कानपुर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला 13 मई 2026 का बताया जा रहा है, जब आर्यन नगर क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण अभियान के दौरान विधायक ने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं विधानसभा सचिवालय के इस कदम को लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट पर टिकी हुई